आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। महंगाई के झटके, मशीन के झगड़े और बल्दियात के चर्चे, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपको ये आइडिया था कि आपको किन मसाइल का सामना होगा? मुझे बिल्कुल आइडिया था, पता था कि मुल्क मुश्किलों में पड़ गया। PDL 4 रुपए हर महीने हमने बढ़ाना है, 4 रुपए 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे। IMF ने $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा दी। खौफ आता है कि आइंदा जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह तबाहशुदा मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी। करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे, वो चेंज नहीं आने देते। अब EVM मशीन है, सारी दुनिया में काम कर रही है। EVM क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। मैं छुट्टियों पर थी, इस दौरान स्क्रीन से दूर रही। अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत अता की। आपने मेरी बेटी की पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुझे ढेरों दुआएं और मुबारकबाद दी। मेरी इस खुशी में शरीक होने पर आप सबका बेहद शुक्रिया। तो मैं स्क्रीन से दूर जरूर थी, लेकिन अवाम के मसाइल से दूर नहीं थी। वैसे तो पिछले 3 साल से ही आम आदमी के हालात खराब हैं, मगर अब उनको मजीद बिगड़ते देखा, लोगों की उम्मीदों को मजीद टूटते हुए देखा। मैंने इन 3 माह में महंगाई को रॉकेट की तरह ऊपर जाते देखा। गरीब आवाम को इस महंगाई की चक्की में मजीद पिसते देखा। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए सिसकते और रोजगार के लिए बिलकते देखा। वालदैन को अपने बच्चों की भारी फीसों के लिए मजीद परेशान देखा। चीनी की कीमत को 150 रुपए तक जाते देखा। आटा महंगा होते और दवाओं की कीमत को आसमान छूते देखा। डॉलर को मजीद तगड़ा और रुपए को बेतौकीर होते देखा। स्टॉक मार्केट को गिरते देखा। सर्दियां आते ही गैस का बहरान और गंदम की काश्त के वक्त खाद का बहरान देखा। लोगों को राशन के लिए एहसास प्रोग्राम की लाइनों में रुसवा होते देखा। हुकूमत को IMF के सामने सरेंडर करते देखा। IMF की सख्त तरीन शराइत मानकर बिजली और गैस महंगा करते देखा। मजीद टैक्स लगाते देखा। मिनी बजट की मंसूबाबंदी करते देखा। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत को लोगों के होश उड़ाते देखा। इस हुकूमत को कर्जों पे कर्जे लेते देखा। हुक्मरानों को महंगाई पर काबू पाने के लिए महंगाई के जवाब तराशते और इस महंगाई को सिंध गवर्नमेंट पे डालते देखा। वजीर आजम साहब, मेरे साथ इंटरव्यू में आपने कहा था ना कि इक्तदार में आने से पहले आपको तमाम मसाइल का इल्म था, तो फिर इनको हल करने में और कितना वक्त लगेगा? वैसे मैंने हुकूमत के साथ साथ नाकाम होती ऑपोजिशन को लड़ते झगड़ते, इख्तिलाफात का शिकार और अपने अपने मफादात के पीछे भागते भी देखा। PDM को इजलास पर इजलास करते और बेमकसद जलसे करते देखा। तो हुकूमत हो या ऑपोजिशन, क्या अवाम के बुनियादी मसाइल भी किसी की तरजीह हैं? आज प्रोग्राम में इसके साथ साथ दीगर इशूज पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से हमें सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें सेनेटर ओन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन ई-कॉमर्स हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने ज्वाइन किया है, जो सूबाई वजीर बल्दियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सेनेटर ओन अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, EVM पे भी बात करेंगे, लेकिन मशीन्स बेशक आप ले आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगला इलेक्शन अगर कोई चीज़ आप लोगों को बड़ी आसानी से हरवा सकती है ना, तो वो है ये महंगाई, जिसने आवाम की हालत बुरी कर रखी है। सर, इसके लिए भी कुछ करना है आपने? पहले तो पारस, वेलकम बैक आफ्टर 3 months, बट यू आर बैक विद द सेम उसी जोर के साथ वापस आई हैं जैसे आप पहले थे। जी पारस, देखिए, ये जो महंगाई का इशू है, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है। और मैं पिछले 3 महीने से, हम बल्कि PTA गवर्नमेंट पूरा इसको लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको इसको ग्लोबल एरिना में देखना चाहिए। अभी आज कल वाले दिन अगर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई तो तमाम जो मीडिया के दोस्त हैं वो बड़े देखे कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होगी और ये हो गया, लेकिन शायद वो दोस्त ये मेंशन करना भूल गए कि आज से 3 दिन पहले जुमे वाले दिन पूरी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो क्रैश कर गई थी। और उसकी बड़ी सिंपल रीजन एक ही आई थी कि जिस दिन ओमिक्रोन का जो नया जो वेरिएंट है कोविड जैसे भी अनाउंस हुआ, तो दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया और अमेरिका जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया कि हम शायद ज्यादा अरसा तक इकोनॉमिक जो हम जो वो उनका प्रोग्राम था अपनी गवर्नमेंट का, वो उसको ज्यादा अरसा ना चला सके, उसको टेपर करेंगे। एक खबर पे वो क्रैश कर, आप देखें 332 रुपए डूब गए। आप बताएं यहाँ पे कौन आगे सरमायाकारी करेगा? सर,
समझाने की कोशिश वही समझाने को यही हुआ कि जब जैसे हमारी कल फिगर्स आई तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स कदरे बेहतर थी लेकिन इंपोर्ट्स भी ज्यादा नजर आए, तो वो अवाम के जो सेंटिमेंट से वहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज में थे, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे उनका सेंटिमेंट वहाँ पे नजर आया। सो जो ग्लोबल एक कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान आपकी इंपोर्ट्स भी तारीखी बढ़ गई सर, और फिर उससे तजारती खसारा पैदा हो गया और फिर उससे इकोनॉमी नीचे आ गई। आपको पता है कि हमारी कर लेना कि आपको पता है हमारी इंपोर्ट्स में जो सबसे मेजर, आपको पता है हमारी मेजॉरिटी जो इंपोर्ट्स बढ़ी हैं वो ज़्यादा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और कोल की कीमतें बढ़ी। पिछले साल हमने इन्हीं अक्टूबर के दरमियान नवंबर के महीने में 96 करोड़ की इस वक्त इंपोर्ट्स की थी तेल की। इस साल 2.4 अरब डॉलर की इंपोर्ट आई है। अब यकीनन उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी, वो वॉल्यूम्स नहीं बढ़े, वो वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि इंटरनेशनल के रेट बढ़ गए। सो ये चीजें किसी के कंट्रोल में, देखिए आपको समझाना मकसद है कि आग को नहीं बुझा सकते हैं सर, और ऊपर से IMF के साथ जो मुआहदा किया सर, दुनिया में अगर इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है और अगर अवाम में तकलीफ है तो हमसे ज्यादा और कोई तकलीफ नहीं हो सकता। लेकिन तो अगर कुछ छोटे मोटे इशू, आप अवाम की मुश्किलात को कम करें तो सर। आपने IMF की शराइत देखी कितनी सख्त आपने मानी है। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं और बात साहब दिल पे हाथ रख के बताएं कि इन IMF की शराइत के बाद पाकिस्तान में कोई चीज सस्ती मिलेगी सर? अवाम चीख रही है सर, वो आपकी हुकूमत को बददुआएं दे रही है, सुन रहे हैं ना आप? 2008 में जब दुनिया का फाइनेंशियल क्रंच आया था, उसके बाद 2018 में आया था और अब ये 21 में आया है। 8 और 18 में हम फाइनेंशियल क्रंच अब्सॉर्ब नहीं कर सके थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 में इतना बड़ा प्रेशर फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, फिर भी आपकी इकोनॉमी उसको एब्सॉर्ब कर रही है, आप एब्सॉर्ब कर रही है और ये फरवरी तक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेल की कीमतें नीचे जानी शुरू हो गई हैं। तेल $68 पे आ गया है, कोल जो $240 पे गया था 100। अभी 3 दिन पहले पारस जस्ट होल्ड ऑन, अपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ, तो चीजें 3 दिन पहले कम होनी शुरू हो गई है। फ्रेट की कीमतें जो इतनी बढ़ गई थी वो 35%। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ पारस बीबी, थोड़ा सा आप अवाम को आज अच्छाई का पैगाम दें। चीजें आज से बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। दिसंबर अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन टेल यू दैट दिसंबर 15 दिसंबर के बाद चीजें वापस ग्रिप में आना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान विल बी ऑन राइट ट्रैक। सिर्फ थोड़ा सा ना पेशेंस कीजिए। IMF के कहने पर आप लोग मिनी बजट ला रहे हैं। ये जो ऑपोजिशन है ना, वो कह रही है कि ये नहीं हुआ, मईशत के ताबूत में आखिरी कील है। आपने मईशत का सत्यानाश कर दिया है सर, आपने लोगों को, अवाम को खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया है सर। पहली तो बात, ये मिनी बजट का फैसला हुआ नहीं है, सो ये भी कोई डिसाइड नहीं। बार टॉक शोज पे पता नहीं कहां से किसी ने खबर सुनी, तैयारियां हो रही हैं। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, लोग पता नहीं कौन सी खबर पे चल रहे। कोई मिनी बजट नहीं जी, थोड़ा सा समझने को। IMF के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं वो स्ट्रिक्टली किसी और इश्यूज की तरफ से है, वो फाइनेंशियल रेगुलरिटीज के हवाले से। देखिए शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि उनकी कुछ शराइत जरूर है, लेकिन उसका मिनी बजट से कोई किस्म का ताल्लुक नहीं बन पा रहा। सो रेस्ट एश्योर चीजें। और मैं एक चीज और बता दूं, भारत साहब के लिए बहुत अच्छी खबर ये बस में नहीं है। जावेद अब्बासी साहब, हुकूमत की बात, मैं अभी इसी वक्त मुझे जी सर इंटरनेशनल ग्रेन्स एसोसिएशन का ईमेल पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में चावल की फसल इस साल, चावल की फसल रिकॉर्ड आ गई 8 मिलियन टन, 80 लाख टन इस साल की राइस की प्रोडक्शन आ रही है। तो चीजें बेहतरी आ रही है, आप भी जानते हैं। देखिए, और आप आवाम को अच्छी चीजें भी बताना शुरू करेंगे, सिर्फ महंगाई करने के लिए आते हैं। आपके अक्सर लोग टॉक शोज में आना पसंद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इतनी महंगाई है, आके बात क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता, इतनी लोग हमें बातें सुना रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब से जरा मैं बात करती हूँ। जावेद अब्बासी साहब, आपने हुकूमत की बात सुनी सर, वो कह रहे हैं हालात इतने खराब नहीं है जितने आप लोग बता रहे हैं, जितना आप लोग हंगामा कर रहे हैं। आज शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि मुस्तकिल चीज एक है जो बढ़ती चली जा रही है और वो है मौशी ग्रोथ। फिर क्यों कह रहे हैं आप महंगाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया सर, आपकी यहाँ बेटी दी है, बड़ी रहमत है। दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी किस्मत नसीब अच्छे करे, सबकी बच्चियों की किस्मत अल्लाह बहुत अच्छी करे। बहुत आपको मुबारक। फिर आपको इसके लिए भी मुबारक हो कि मैं शायद खुद भी इतने अच्छे अल्फाज ना कह सकता जो आपने अपने इंट्रो में कहे। दिल खुश हुए? मेरा दिल तो ज़रूर खुश हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि जो भी आपका प्रोग्राम सुनेगा, आपने 22 करोड़ 50 लाख लोगों की नुमाइंदगी की, लेकिन उनका दिल आपने खुश करना है बाहर निकल के, जो आप नहीं करते। मसला क्या है? ये जो बैठते हैं तो ऐसे फिगर बताते हैं और कंफ्यूज करते हैं, और इस कंफ्यूजन में इनको खुद भी समझ नहीं है कि आम आदमी क्या चाहता है, पाकिस्तान की अवाम का मसला क्या है। उसका ये मसाइल नहीं है जो ये बयान कर रहे हैं, आप जानते हैं उनका सबसे बुनियादी मसला ये है कि जो इन्होंने
किसी में 200%, किसी में 300% कीमतें बढ़ा दी। बिल्कुल जिंदगी में आसानी नहीं है और जिस तरह इन्होंने मुश्किलात पैदा कर दी है। उस कॉमन मैन के लिए आप क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ असेंबली में खड़े होकर सिर्फ तकारीर करते हैं, ट्वीट्स पे आप महंगाई करते हैं, प्रैक्टिकली आप भी कुछ नहीं कर रहे। कोई प्रेशर तो डालें इस हुकूमत पे। अगर आज हम इन्हें ये एडवाइस करते हैं कि आपके पास टीम नहीं है जी, इमरान खान साहब जो मर्जी कर लें, जो मर्जी प्रोग्राम कर लें, अल्लाह ना करे इस मुल्क की इकानमी को उस तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसी बंद गली में फंसा देंगे कि हम सारे मिलकर भी ठीक नहीं करेंगे। उसकी 3 वजह जी है। बिल्कुल है। अगर मेहरबानी करें जी सर, हल बताएं ना, लोग बहुत परेशान हैं। आम आदमी जहां कीमतें हम छोड़ के गए थे, क्या आप समझिए कि कीमतें आज चीनी 45 रुपए, पेट्रोलियम की क्या कीमत हम छोड़ के गए थे, आज उसकी देख लें, ग्रोथ रेट देख लें, चलें सोच लें, कर्जा देख लें। फिर दोबारा मुझे बताइएगा मौसी प्लान क्या है? मैं अब नासिर माशी प्लान का पूछूं। इस मुल्क की एक ही हल है, कोई और हल नहीं है। क्या हल ये है कि इन्होंने इस मुल्क को, सबसे बड़ा जो थ्रेट है इस वक्त अमेरिका से थ्रेट नहीं, अफगानिस्तान से थ्रेट नहीं, सुपर पावर, इस वक्त मुल्क की माशी थ्रेट है। और जब रियासत को थ्रेट है, ये हुकूमत को नहीं है, फौरी तौर पे इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अच्छा। और जिस जमात को सही मैंडेट मिले वो जाकर इस मुल्क की इकानमी ठीक करे। ये हल है। और महंगाई का कोई हल नहीं है। इसलिए कि इनके पास हर 6 महीने बाद, अभी तरीन साहब को फाइनेंस मिनिस्टर से हटाएंगे, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर को हटाने से मुल्क ठीक नहीं होगा। इस मुल्क के लिए सर तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। और वो टीम नहीं है इनके पास। हादी से भी पूछ लूँ ना कि उनको, वो भी बहुत दर्द महसूस करते हैं आवाम का। नासिर शाह साहब, इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो मुल्क में बुलंद तरीन है और खतरनाक बात यह है कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ वफाक कह रहा है कि ये इसकी वजह सिंध गवर्नमेंट है। आप लोगों ने यूरिया खाद और जो आटा है उसकी बहरान के जिम्मेदार आप हैं उसके। सर वक्त पे फैसले नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक तो जी वेलकम बैक आपको मुबारक भी हो। सब आपको मिस कर रहे थे, आपके अंदाज को और आपने जो सही बातें करती हैं उस बात को। देखिए बाज साहब नाम की तरह खुद भी ज़ाती तौर पर बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब वो क्या जवाब दें जो इस मौजूदा वफाकी हुकूमत की नाअहलियों पर। अब इनको तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। देखें ये सारी चीज़ें इस वजह से हुई हैं कि इनके पास कोई तजुर्बा नहीं और कोई अहलियत नहीं, और ना अहली की सज़ा आज आम पाकिस्तानी भुगत रहा है। आप सबसे पूछ रही हैं, जावेद भाई से पूछ रही हैं कि आप लोग क्या करेंगे। देखें जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो ये सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने ये किया। अभी ऑन भाई कह रहे थे कि 2008 में रिसेशन था, तो बिल्कुल था, और आपने देखा उसको किस तरह फेस किया उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। देखे एक शौकत तरीन या एक बेचारा अहल तरीन आदमी इतने सारे नाअहल तरीनों में क्या करेगा? इतने सारे नाअहल तरीनों में क्या करेगा? वो क्या करे बेचारा। दूसरी बात यह है कि IMF का देखे सबने उनसे किया था ना, IMF के पास जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले कह देना कि जी IMF के पास जाएंगे, कर्जा लेंगे, खुदकशी कर लूंगा मैं जी, और फिर वो इस लाए हमें इस मंझधार में ले आए कि अब हर बात उनकी माननी पड़ रही है। आप ये 2 साल या 2 हुकूमतों का मवाजना इनसे ना करें। आप देखें पारिस एक सर बताइए हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? मुल्क को चलाने के लिए पैसा चाहिए, IMF के पास नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? साबका हुकूमतों के कर्जे हैं सर, वो कैसे उतारेंगे? IMF के पास जाने से पर हम तनकीद नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि उनकी हर बात मान रहे हैं, और ये इस वजह से मान रहे हैं कि सही टाइम पे उनके पास नहीं गए। जब ये बिल्कुल इस तरह की पोजीशन में आ गए कि ब्लैकमेल हो रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। फारिस एक सिर्फ चीज देखें कि 70 साल का मवाजना कर ले 2018 के बाद का, 3 सालों का जी, कि उस वक्त जहां पे पेट्रोल 70 साल में पहुंचा, इन्होंने 3 साल में कहां पहुंचाया? डॉलर 70 साल में कहां पे था और इन्होंने कहां पे पहुंचाया? बिजली का बिल उसकी वजूहात कहां पे था और आज कहां पे है? ये नहीं, वजूहात क्या है? मुझे ये बताएं, क्या ये 2 हुकूमतों की वजह से जो ये अभी तक इससे नहीं निकल रहे हैं? और फिर मुझे बड़ी इनकी वजह, आप वक्त पे फैसले क्यों नहीं करते? जी प्लीज सर, आप वक्त पे फैसले क्यों नहीं करते? वो कहते हैं वक्त पे अगर आप गंदम रिलीज करें, अगर आप शुगर की क्रशिंग वक्त पे शुरू कर दें तो फिर इतनी ज्यादा कीमतें ना बढ़ें। सर अपोजिशन के साथ आप हुक्मरान भी हैं एक सूबे में 5 करोड़ लोगों पे।
आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सब चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद है। जो हम हर साल रिलीज़ करते हैं, जिस महीने में उसमें गंदम रिलीज़ की हमने फ्लोर मिल्स को, जब क्रशिंग सीजन शुरू होता है नवंबर 30 को, इस दफ़ा भी उसी पे हुआ। मुझे तो बड़ी हैरत होती है, और आप भी वही मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, डॉलर को 175 से आगे चला गया, सिंध हुकूमत ने किया है। पेट्रोल जो है इसकी इतनी कीमत हो गई, हमने किया है। ये जो बिजली का बिल 8 रुपए से आज 21 रुपए हुआ है, ये हमने किया है। वजह क्या है? ये अपनी नाअहली। अच्छा, देखें, ये अपनी नाअहली जो है, और इनके पास कोई जवाज नहीं है। इनके वफाकी वुज़रा साहिबान, इनके तर्जुमान जो हैं, आके सिर्फ एक ही राग अलापते हैं। और वही बात मुझे तो हैरत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते हैं। मुझे बताएं, अगर गंदम आटे की कोई भी इशू है सिंध के सूबे में आप देख लें कि क्या आटे की कीमत है, और आप पंजाब में देख लें क्यों ज्यादा है वहां पे सर। आपके पूरा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, अपने नुमाइंदों को भेजें। वो मुझे पता है वहां की कुछ रियलिटी। मैं वही कहता हूँ, नहीं है इस तरह की कोई बात कि जो इतनी कीमत बता रहे। हमने क्या किया है, ये जो भी जब रुपया डी वैल्यू होता है तो उससे इस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ती है। ये इन्होंने तो इंपोर्ट जी देखें, हमारी मिल प्राइस जो है 55 है, 55 है एक्स जो मिल प्राइस हमने की हुई है। बल्कि मैं आपको ये भी दूं, हम ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। हमने अपने किसान को इंसेंटिव दिए, हमने उसको कीमत ज्यादा दी गंदम की। इन्होंने क्या किया, अपने किसान को पैसे कम दिए, इंपोर्ट ये ज्यादा महंगी कर रहे हैं। और वो भी नाकिस गंदम है, जिसको जब तक मिक्स ना किया जाए। मैं ऑन अब्बास आपसे पूछ भेज देना, आप समा वालों को ही भेज दें जिनकी हमसे बड़ी मोहब्बतें हैं। आप उनके लोगों को भेज दें तो और मुख्तलिफ शहरों से सच बोलने नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनको ही भेज दें कि वो मुख्तलिफ शहरों से कीमतें लेके आपको बता दें। और अब्बास साहब, आपने सुन लिया सर, आप क्यों सिंध हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं? सर वो कह रहे हैं आपके बुज़रा भी गलत बयानी कर रहे हैं, ना अहली है आपकी, ना लायकी है असल में। आपने कहा ना कि इनको 5 करोड़ लोगों पे हुक्मरान बनाया, ये अजाब है, इसलिए ये अजाब है। घोटकी से लेके कराची तक आप आटे का रेट का कीमत पता कर लें, 1600 रुपए थैला, 80 रुपए किलो से नीचे आटा दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है जो सबसे बड़ी गंदम प्रोड्यूस करता है, घोटकी ले से कराची तक, वहां पे सबसे महंगा आटा दस्तयाब है। क्योंकि जो सरकारी गोदामों में जो गंदम है, या तो वो खराब हो जाती है, या ये सब महंगे दामों खुद उसको बेच देते हैं और उसको रिलीज डेट करते हैं ताकि अवाम को आटा सस्ता मिल ही ना सके। अब इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइस का आटे के थैले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में सबसे महंगी चीनी इस वक्त कराची में दस्तयाब है, 115 रुपए किलो चीनी कराची में मिल रही है, जबकि आधी से ज्यादा शुगर मिले घोटकी से आगे इंटीरियर सिंध में मौजूद है। आपको ये बताऊं, एक मिनट पारस, आपको मजे की चीज बताऊं, 52 के करीब टोटल कमोडिटीज है जिनकी प्राइस बेस ली जाती है कि महंगाई या जो है ना सस्ता कितना जा रहा है, उसमें मेजॉरिटी की जो प्राइसिंग है महंगाई वो कराची साइड से आ रही है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि आटा किस वक्त सस्ता करना है या चीनी किस वक्त सस्ती करनी है। और आखिरी चीज, इस वक्त खाद का जो सबसे जो महंगा रेट आ गया है, एक चीज मैं आपको यूरिया की बात करूं, यूरिया पंजाब में कहीं ना कहीं 1760 रुपए में बैग शायद अवेलेबल होगा। आपको सिंध में कहीं आपको फर्टिलाइजर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां के जो होर्डिंग करते हैं, जो जखीरादोजी करते हैं, उन्होंने वहां पे खाद स्टॉक कर दिया है। और यहाँ के जो मिनिस्टर्स और एमपीएस हैं, बाकायदा उनकी जेरे फर्टिलाइजर रिलीज नहीं होगा, रेट। और मैं आपको मजे की फिगर बताऊं, 52%, एक मिनट पारस, 52% फर्टिलाइजर की कंजप्शन सिंध में रेस कर गई है, जबकि पंजाब में 3% नीचे आ गई है। तो वो कंज्यूम नहीं हुआ, वो बेसिकली छुपा ली गई है, क्योंकि वहां किसी को मुश्किल बात है ना, एक आम आदमी को समझ में नहीं आती है। वो जब लेने जाता है ना दुकान पे आटा और चीनी, और जब वो उसकी पहुंच से दूर होती है तो फिर उसके होश उड़ जाते हैं, और वो ये डिसाइड करता है कि अगले इलेक्शन में आप लोगों को वो देखना नहीं चाहता कि आप हुकूमत बनाएं। जी नासिर शाह साहब, उनसे पूछ लेना, उनसे ही पूछ रही हूं, उन्होंने भी अवाम में जाना है। कितनी मायराना राय दी है ओन अब्बास साहब ने। मैं तो कहता था अच्छे इंसान है, लेकिन पीटीआई का असर तो होता है ना। मुझे बताएं, इन सारी चीजों का जो है वो पूरे मुल्क की महंगाई से हम लोगों का कसूर है। बिजली के बिल, दवाइयों की कीमतें पता नहीं कहां पहुंची, तेल, डॉलर, ये हमें इसमें ये गंदम की बात है। और ये भी
आटा और खाद भी यहाँ पे जो ये कीमतें बता रहे हैं नहीं है। जो चक्की का आटा है या जो लोग मनपसंद आटा लेते हैं, मे बी वो 70-75 रुपए का हो, अदरवाइज जो है 57 से 62 तक अवेलेबल है। आप अभी भी चेक कर ले, अपने लोगों को भेज दें जहाँ पे भी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या आटा और सिर्फ इस चीजों से पूरे मुल्क का हाल ये है? ठीक, ये जो इस वक्त हमने सबने 70 साल से लेकर आज तक 25,000 अरब रुपए कर्जा था, इन्होंने 3 सालों में 45,000 45,000 अरब कर्जा कर दिया है। वो सिंध गवर्नमेंट ने किया है। ठीक सर, ये आज बिजली का बिल 8 रुपए से 21 रुपए है, ये हमने किया है। आगे ये हमारी गंदम है और हमारी चीनी है। राइट जावेद भाई साहब, आगे 2 साल यही हालात रहे तो सर क्या हाल होगा आवाम का? वो मौशी जो तजियाकार है ना, वो ये कह रहे हैं कि तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं रहेंगे। ये सोच के वैसे खौफ नहीं आता हुकूमत और अपोजिशन दोनों को? मैं जो पहले अपने बात की थी, मैं पूरी यकीन करूँ कि मैं 1 मिनट के लिए भी आज पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा। दुखी क्योंकि ये मुल्क हम सबका है। हाँ, बिल्कुल अल्लाह न करे, अल्लाह हम सब ने यहाँ रहना है। और मैं किसी और को भी इल्ज़ाम नहीं दे रहा। देखिए, इनका मसला क्या है कि इनको समझ नहीं है, इनके पास टीम नहीं है, ये बात कर नहीं सकते। आप इसहाकदार को बुला लेना, वो लंदन में बैठे हैं, सेनेटर बने नहीं, हल्फ नहीं लिया उन्होंने, 3 साल हो गए। कोई मौशी प्लान दे वो आके। मुझे भी यकीन है कि आप अब सीरियस बात नहीं होने देंगे। मतलब ये मजाक है कि मैंने कहा कि आप देखिए हमारा इसको मेहरबानी करके, ये इशू बड़ा सीरियस है। अब सिर्फ इस हुकूमत की नलायकी की याद देख लेंगे, बाकी सारी हुकूमतें भी IMF के पास जाती रही हैं, दुनिया की बहुत सारी हुकूमतें गई हैं और जाएंगी भी। कभी किसी ने इस तरह की कंडीशनलिटी नहीं मानी जिस तरह इन्होंने कंडीशन मान ली। इनके कल गवर्नर ने चिल्ला के कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, सख्त है। आप अंदाजा करेंगे जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की, वो हमारा भाई था, दोस्त था, हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन इनकी चूंकि इनकी नलायकी की वजह से ठीक सर, उन्होंने वो शराइत रखी हैं जो आज तक किसी और मुल्क में तारीख में नहीं रखी। इसलिए रखी कि वो जानते हैं कि ये नई इकानमी को समझते हैं, मुल्क डुबो देंगे, हमारे पैसे भी डुबो देंगे। ठीक, चीनी का सबसे पहले जब क्राइसिस आया, इन्होंने खुद कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आई, इन्होंने कहा उन लोगों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, चूंकि इनके अपने साथी थे, इन्होंने छोड़ दिया। गंदम की जब रिपोर्ट आई, इन्होंने यही काम कहा। मैं यहाँ मेडिसिन की जब बात आई, दवाइयों की कीमतें बढ़ी, मैं आपके साथ प्रोग्राम में यहाँ था, मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ और लोग भी थे। मैंने आपसे कहा कि ये रिपोर्ट आएगी लेकिन इन्होंने खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। मिनिस्टर साहब चले गए थे, याद नहीं है आपको? इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो पेट्रोलियम में जिस आदमी को इन्होंने बिठाया था, कितने बड़ा वो पैसा खा के गया। अब मसला क्या है? मसला नहीं, ब्रेक्स में जाने से पहले बड़ा सीरियस मसला है। जब PTI के अपने लोग चीनी में इन्वॉल्व हूँ, गंदम में इन्वॉल्व हूँ, पेट्रोलियम में इन्वॉल्व हूँ, पैसे कमाने में इन्वॉल्व हूँ और बेशुमार बताता है। अब इन और दूसरे अदारों को क्या गाली देते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा, देखें इन्होंने कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग के बाद इन्होंने कहा कि अगर EVM मशीन इस्तेमाल नहीं करते तो हम पैसे इसके बंद कर देंगे। आज ये 6 तारीख को CDM का इजलास है, मुझे बताएं 9 मार्च की डेट दे रहे हैं। मैं बिल्कुल, या मौलाना साहब को मायूस करेंगे। देखें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैं दफा नहीं कर रहा, लेकिन आज सिराज दुरानी साहब एक स्पीकर सीटिंग है, ये क्या सलूक कर रहे हैं अपने अदारों के साथ? कहाँ गायब रहे जब सिंध हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंसूख कर दी थी? तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में आए आगा सिराज दुरानी साहब, तो उन्होंने जमानत से पहले कहा कि आप गिरफ्तारी दें। 1.5 साल पहले इन्होंने उनको अंदर रखा, उसके खिलाफ क्या चीज आई थी सामने? खुर्शीद शाह साहब को इन्होंने रखा, क्या आएगी? हमारी सारी लीडरशिप को इन्होंने नैब में रखा, हमारी सारी लीडरशिप को इन्होंने नैब में रखा। एक फैसला इन्होंने किया है किसी के खिलाफ? कोई एक फैसला मुझे बता। ये कहते थे अरबों रुपया का पैसा लूटा, वो लूटा हुआ पैसा क्यों नहीं वापस लाते? हमें क्यों नहीं सजा देते? जो सिराज दुरानी की बात की है ना नासिर शाह साहब, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कहता हूं लेकिन उसको अंदर इन्होंने रखा। वो स्पीकर था, नैब के जरिए अंदर रखा, उसके खिलाफ अभी तक कौन सा अदालत में केस साबित हुआ है? कहा जा रहा है नैब से तो वो भागते फिर रहे थे। 1 अरब 7 करोड़ की नैब ने कहा इनके जायद असासे हैं। ये वो नैब है जिसने 1985 से 2018 तक उन्होंने कहा हमने तहकीकात की है और ये उसमें ये नैब को चीनी क्राइसिस नजर नहीं आया, ये दवाइयों का जो इतना बड़ा क्राइसिस हुआ नजर नहीं आया इस नैब को ये नजर नहीं आया कि यहाँ पेट्रोलियम में कितना पैसा कमाया गया। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तबाह करने के लिए सारा निजाम कर रहे हैं। सिंध असेंबली के स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी साहब, सर 1.5 माह तक वो कहाँ गायब रहे? ये आइन कानून अदालत को सर ये क्या ये सब खेल तमाशा है? देखें, बहुत ज्यादा ज्यादती की जा रही है आगा सिराज दुरानी साहब के साथ। वो रहे हैं नैब के पास बहुत ज्यादा अरसा तक, उनकी कस्टडी में, फिर वो जेल में रहे हैं, फिर जब उनकी जमानत हुई है उसमें खुद
हाई कोर्ट ने लिखा है कि इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं है। अब फिर उनके साथ ये ज्यादती की गई, उन्होंने अपनी कानूनी सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। आज जस्टिस साहब का आई है वर्डिक्ट जो कि वो गिरफ्तारी दें, सरेंडर करें, उसके बाद उसी वक्त पेश हो जाते। देखें वो अपनी कोशिश कर रहे थे। अच्छा। देखें वो अपनी कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह की ज्यादती की जा रही है, जिस तरह की नाइंसाफी, जिस तरह का इंतकाम लिया जा रहा है अगर सिराज दुरानी साहब से, उनको हक और सच की बात करने के लिए। लेकिन ये चीजें हमें नहीं डराती। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद साहब कि वो दूसरी जगह पे कहीं नहीं जाते जहां पे इस तरह के केसेस हैं, सिर्फ जो ऑपोजिशन में उन्हीं के ऊपर नजर। और अब्बास साहब क्यों ये ज्यादती आप कर रहे हैं, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा और जरा ईवीएम पे 20 के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपसे शुरू करती हूँ। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। और अब्बास साहब सिराज दुरानी साहब का जवाब दे दें, फिर आप लोगों के फेवरेट टॉपिक पे बात करेंगे ईवीएम पे। देखें पारिस, एक चीज़ याद रखिएगा, वो एक फेमस है ये ना कि अपना पिछली कौमें तबाह हो गई, अमीर लोगों को माफ़ कर दिया करती है तो गरीब को अपने पकड़ रखी थी। सिराज दुरानी साहब का केस जब शाह साहब बता रहे थे, शाह साहब खुद बहुत शरीफ आदमी है लेकिन वो पार्टी लीडरशिप के बारे में इस तरह शायद बात नहीं कर पाते, मैं थोड़ा समझा दूँ। उन्होंने 1985 से 2018 के दरमियान जो सियासत की है, उनके जो एसेट्स टोटल उन्होंने अपनी सियासत के डिक्लेयर किए थे वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए के, और हकीकत में जो उनके नाम असासे हैं वो 1 अरब 61 करोड़ रुपए के। इसमें 87 के करीब ऐसी जायदादें हैं जो बेनामी उनके बच्चों के नाम के ऊपर है, और उसमें से 6 कम से कम प्लॉट डीएचए में है जो 2-2 कनाल से ऊपर के हैं, जो कि बेनामी डिक्लेयर करना वो भूल गए। अब 1.5 माह पहले उनकी वहां पे दरखास्त जमानत कैंसिल हो गई सिंध हाई कोर्ट से, उसके बाद रिपोर्ट हो गए, सिंध हुकूमत उनको छुपा के बैठ गई, सिंध पुलिस बाकायदा उनको छुपा के फिर रही थी और उन्हें अपनी गिरफ्तारी देने से माजत कर ली। अब इतने बड़े पारसा आदमी को, जिसकी मैंने ये पूरी आपको डिक्शनरी सुनाई है, उसके साथ अगर उसको अरेस्ट कर लिया तो मैं माजरत शाह जी, मैं अगर आपको तकलीफ दे रहा हूँ उसको अरेस्ट कर लिया। वो कहानी है जो गढ़ी गई है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें, वो माशाल्लाह वो देख लेगा ना, से बहुत बड़े रईस हैं। वो देख रहा है ना, उन्होंने देखा है कुछ नहीं मिला। ये बातें, ये गिरफ्तार रहे हैं, उनके पास नैब की कस्टडी में रहे हैं, फिर जेल में रहे हैं, ये सारी बातें हैं और कुछ भी नहीं है, कोई सदाकत नहीं है इसमें। सारा सिंधी रईस है। देखें ये इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह बरकत दे सबके ऊपर, अल्लाह और फजल करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और बरकत देगा। सिंध के हुक्मरान सारे रईस हैं जी, सिंध का आवाम का पता नहीं, हुक्मरान रईस हैं सारे। ठीक, अच्छा और अब्बास साहब जरा ईवीएम पे आ जाएं। सर, आप लोग ये इलेक्शन में धांधली रोकने और इंतखाबी तनाज़ात को खत्म करने के लिए ला रहे हैं ना, तो सर इससे तो लगता नहीं और बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। आप अभी तक ऑपोजिशन को कायल क्यों नहीं कर सकते? लगता है इन्हें क्या कायल करेंगे? क्लियरिटी आप लोगों के अंदर नहीं है। वो देखा कैबिनेट मीटिंग के बाद फवाद चौधरी ने क्या बात की, शिबली फराज कुछ और बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है वैसे कि पहले ये कहते थे कि जी आप एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक चीज बिल्डोज कर रहे हैं अवाम की विश और विल के खिलाफ, और जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ऑर्डिनेंस का टाइम खत्म हुआ और ज्वाइंट सेशन के थ्रू, जो कि कानूनी तरीका था, हमने उसको अप्रूव करा कि अब एक कानून की शक्ल दे दी है और उसकी जी उसको तारीफ। अच्छा जी, माजरत चाहता हूँ, अगर 1 घंटे के आप क्या चाहते थे उसको 2 दिन में करते या ये टाइम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कानून उसमें पूरा आप हुक्म की रखिए कितने घंटे में करवाते हैं आप बताइए सर? बहस करवाते हैं, आगे चलते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब वो कानून बन चुका है, अब एक तरीका जमहूरियत में लेजिस्लेशन या जिसको हम कानून दान कहते हैं, उनका काम है कानून साजी करना और एग्जीक्यूटिव का काम है उसको फॉलो करना। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको फॉलो करना है। 1.5 साल का अरसा है जिसमें मशीनें परचेज होनी है और एक सिस्टम डेवलप होना है। अब अगर उसमें थोड़ा डिले आता है तो उसके ऊपर अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा, अब जब हम जमहूरियत के थ्रू आए तो हम आपको बहुत जालिम नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है फिलहाल हम तैयार नहीं है कि 2023 के इलेक्शन ईवीएम्स के ऊपर हो, तो फिर आप क्या करेंगे? जबरदस्ती करवाएंगे? देखिए बात सुने, कह सकते हैं बिल्कुल, उनके पास लॉजिक होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल आपके कहते हैं वो बाउंड नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट फंड्स देगी, लेकिन बाउंड का चक्कर नहीं हो सकता। बाउंड बाय लॉ पारस, ये 2 चीजें, एक है बाय लॉ दे आर बाउंड टू फॉलो द लीगल इशू, जो कानून बने उसको फॉलो करना हर जमहूरी इदारे का अपना एक आईनी हक और फर्ज है पड़ा। अब उसमें जो लकूनास हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि जी पैसे नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने देने, फेयर इनफ। वो कहती है जी टाइम नहीं है, टेंडरिंग का प्रोसेस, हम उसमें पेपरा रूल्स की रिलैक्सेशन कर सकते हैं, हम फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। ठीक है, पता नहीं बल्दियाती इंतखाबात भी जावेद भाई साहब भी कह रहे हैं कि हम ईवीएम के ऊपर कराएंगे, तो पता नहीं वो सही बात है कि उसमें एक टाइम चाहिए। जो कौमी असेंबली के 272 हल्के हैं वहां पर मसला भी हल नहीं है, तो गली महल्ले के जो इलेक्शंस होंगे वहां पे ये किस तरह से ईवीएम को लागू करेंगे? कुछ आपको समझ में आ रहा है सर? कितनी लाख मशीन्स की जरूरत होगी, ट्रेनिंग है लोगों की, अमले की। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि
और हम सारे लोग किसी आइन के नीचे काम करते हैं। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और सारी जिम्मेदारी उनकी है और ये फैसले उन्होंने करने हैं। आपको उन पे एतमाद है पूरी तरह? तो फिर उनको काम करने दें। जी, उससे आपके सवाल पे आ रहा था। तो आपने कहा चैलेंज करेंगे, शहबाज शरीफ ने कहा। जरा सुन तो ले, मैं क्या बात करने लगा। सियासी जमातें सारी थी वो इनको कह रही थी कि जब भी इस मुल्क में इलेक्शन लॉज बने हैं, इसमें लिए कंसेंसस पैदा किया गया है कि वो अगला इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कायम हो सके। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ इलेक्शन के ऊपर बड़े सवाल उठते रहे। अब होना ये चाहिए था कि आज जिस मशीन पे ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, किसी के कहने पे करवा रहे हैं या ये खुद तो इनका क्या पता है। मैं समझता हूँ कि अब बहुत ही आला जुमला आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ पार्लियामेंट में कहा था जी। लगता था कि सब कुछ कह आज जो बीज बो रहे हैं कल वो कोई और काटेगा। एक तक वो आपको दावत देते रहे इस पे बात कर लो। नहीं, आप लोग इस पे बात करने को तैयार नहीं थे। अब कौमी सलामती कमेटी का वो ब्रीफिंग हो रही है, आप लोगों ने उसका भी बाइकआउट कर दिया। आप खुद किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते। मैं उस कमेटी का मेंबर था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हम सबको कहा बैठे, स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा कि आए बैठे, हम नैब पे बात करें। हम मीटिंग करके निकले और नेताओं ने देने शुरू कर दिया कि ये अपना नैब ला में कुछ मदद मांगने के लिए आए थे। वो कोई क्रेडिबिलिटी तो आदमी होगी कि किसके साथ बैठे। एनआरओ मांग ले, उन्होंने एक जाली लिस्ट बना ली कि ये हमें लिस्ट दिया है। अल्लाह गवाह कि बात उनसे बात करनी चाहिए, पार्लियामान में हम करेंगे, ये हमारा तरीका है। अब मसला क्या है? कौमी सलामती की ब्रीफिंग को क्यों बाइकआउट किया है? मुल्क की सलामती का मामला है, यहाँ क्यों नहीं जा रहे आप? इस वक्त मुल्क की सलामती का सिर्फ एक मसला है। क्या? कोई और मसला नहीं है, कोई इशू और नहीं है। इस मुल्क की सलामती को मसला इस मुल्क की माशियत है, इस मुल्क की इकानमी है। किसी पार्लियामेंटी बिजनेस का हिस्सा नहीं बनना, बाइकआउट करते रहना। हमने बिल्कुल, हम बनना चाहते हैं। किया बाइकआउट? नहीं, हमने बाइकआउट नहीं किया। हमने कहा है कि इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जी अगर समझता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स नहीं है जिनमें मैं खुद हूँ, और वो समझता है कि मीटिंग की कोई हैसियत नहीं है कि मैं कभी एक मीटिंग में हूँ, तो उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं है। अगर ये ब्रीफिंग आर्मी चीफ या डीजी आईएसआई दे रहे होते मोहित यूसुफ की जगह, तो भी आप लोग बाइकआउट करते वैसे इसका? वो तो वक्त आने पर ये बताया जा सकता है। आपको पता है आप नहीं करते। आज फिर जाते हैं। हम अभी भी इनको वक्त दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता है होश के ना कर ले। ये पार्लियामान की चीजें हमें अदालतों में ना लेके जाएं। अपना वक्त पूरा कर लेंगे, 5 साल आप वक्त देते रहे। 5 साल पूरा कर लेंगे, फिर या 5 साल ये पूरा करेंगे या फिर अवाम को कहीं और छोड़ा है। कमेटी की जो ब्रीफिंग हो रही है उसमें आप लोगों ने बाइकआउट क्यों किया है? क्या सियासी मसाइल आपके लिए, सियासी इशू ज्यादा हैं कौमी सलामती से? पारिस, बहुत अच्छा होता कि अगर यही सवाल आप प्राइम मिनिस्टर साहब से करती हैं कि कभी इस तरह की मीटिंग्स में वो खुद क्यों नहीं बैठते जी। वो क्यों नहीं बैठते? पहला किसका फर्ज है? जब वो जो मेजबान कह लें या जिनका फर्ज है वही नहीं बैठते, तो आप अपोजिशन पोजीशन पर किस तरह तनकीद कर सकती हैं? दूसरी बात, मैं सेनेटर साहब का, पीटीआई वालों का थोड़ा सा ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन कोई पटवारी, कोई एसएचओ, कोई डीसी, एसपी, चीफ सेक्रेटरी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है। वो ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो कहे उसको उठना है, उसने ट्रांसफर होना है, उसने इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस तरह इन्होंने नहीं, वो कैसे बना है, वो गलत बना है ना, वो अभी चैलेंज हो जाएगा। हम इंतजार कर रहे थे, कल प्रेसिडेंट साहब ने वो साइन वाइन किया है, सुन ले ना, कल साइन हुए ना, उस पे कल साइन हुए हैं। वो मुशावरत हो रही है, हमारे जो कानूनी टीम है वो देख रही है। देखिए, उस वक्त भी जो नंबर चाहिए था 223 वो वहां पे नहीं था जी। और इन्होंने जो 222 का काउंटिंग अनाउंस की वो भी गलत थी। और फिर जिस तरह ये अभी कह रहे थे कि जी इन्होंने पार्लियामान में नहीं है, पार्लियामान में जिस तरह उस दिन इन्होंने बिलडोज किया है और 2 घंटे में पता नहीं कितने ये बिल पास किए जिनको पढ़ने में भी 7-8 घंटे लगते हैं, और उन्होंने जो कुछ किया है वहां पे, पीटीआई को आप ताने दे रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं होती। पीटीआई को आप ताने दे रहे हैं कि ये पार्लियामान के कवानीन को बिलडोज करते हैं और इस तरह कानून साजी करते हैं। जरा बताइए कि सिंध असेंबली में आप लोग क्या कर रहे हैं सर? वहां पे आपने क्या ऑपोजिशन से मुशावरत की है? आपने ये जो बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया, क्यों किया सर आपने? आपके अलावा कौन इसकी हिमायत में? सबकी सजेशंस हमारे पास मौजूद हैं। जब हमने बिल इंट्रोड्यूस किया उस वक्त भी सबसे कहा, ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया पे है, कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपनी जो भी सजेशंस हैं वो दें, जो आपकी अमेंडमेंट्स आई हुई हैं उनको भी हम कैटर करते हैं। लेकिन जिस तरह वो उसका रिएक्शन था, उसके बाद उसको पास कर लिया गया। और चैलेंज कर दिया पीएसपी ने, आज इलेक्शन सुन ले, सारी जमातों का, पीएमएलएन का, एमपीएम का, जमात इस्लामी का। सर आंखों पे मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त मुल्क में पीटीआई की वफाकी हुकूमत है, केपी में पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। क्या वजह है
कि एक जैसा वो वहां पे ये बल्दियाती कानून नहीं लाए। केपी का दूसरा है, पंजाब का दूसरा है। जब ये खुद तजर्बे कर रहे हैं, इनको खुद पता नहीं है, तो हमारे लाए हुए कानून को ये कैसे चैलेंज कर रहे हैं? कराएंगे तो वो गैर मुतनाज़ा नहीं होंगे। इलेक्शंस 2016 में आप शो ऑफ हैंड्स के हक में थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब अजीब बात है कि आप कह रहे हैं खुफिया रायशुमारी से मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन। इस पे इन्होंने एतराज किए थे ना, एमक्यूएम और दीगर पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने एतराज किया था जी, सीक्रेसी जो होनी चाहिए वो ये नहीं कर रहे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने किया है। तो हमने तो वो बात की है, कोई हर्ज नहीं है। एतराज करें, मंडियां कर लेंगे, सही बात थोड़ी है। लग सकती है मंडियां, वहां पे खरीदो फरोख्त हो सकती है, तो काउंसलर्स भी तो खरीदे जाएंगे ना फिर। मंडियां देखिए, इन्होंने खुद कहा कि सीक्रेसी जो है बैलेट की, उसका तकद्दुस इन्होंने पामाल किया। जब लास्ट टाइम हमने शो ऑफ हैंड पे बात की, पहले आप ये नहीं कहते थे, अगर ये चाहते हैं तो हम कर देंगे। आपने यू टर्न लिया सर जी। नहीं, हम यू टर्न लेते ही नहीं है, हमारा एक ही टर्न होता है, हम यू टर्न नहीं लेते। अच्छा, ओनबाज साहब जरा यू टर्न नहीं लिया जी। सेनेटर ओन साहब बैठे। ओनबाज साहब, ये जो मकामी हुकूमतें हैं, सिंध गवर्नमेंट उन्हें क्यों इख्तियारात देने से इतनी खौफजदा दिखाई दे रही है आपको? जब इलेक्शन बाय क्या इख्तियारात हैं वो? पब्लिक टॉयलेट के इख्तियारात हैं। कराची में कादर मंदोखेल नाले साफ करने कराची में कादर मंदोखेल इलेक्शन जीत गया। मैं आपके टॉक शो पे आया था जी, तो वहां पे आप पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा था इस तरह होते बाय इलेक्शन, इस तरह होती हुकूमत और ऐसे मनूवर किया जाता है। तुम लोगों को क्या पता, केपी में देखा तुम्हारा बाय इलेक्शन, तुम लोगों को सियासत ही नहीं आती। जो हुनर और फन अल्लाह ने इनको दिया है उससे तो हम बिल्कुल आ रही हैं जी, वो हमारे पास है कोई नहीं। अब बल्दियात में कुछ ऊपर कर ले, नीचे आजाद कर ले, मंडियां लगे, कुछ भी करें, इन्होंने अपना सेटअप क्रिएट कर लेना। कराची के अंदर जहां इनका कोई वोट नहीं है, वहां अगर बाय इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीत सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर केपी में, हम केपी के में जहां हमारी 65% वोट्स हैं, यानी 100 में से 65 एमपीएस हमारे हैं, वहां पे हम नौशहरा में इलेक्शन जीत गए। हमें सिस्टम की समझ नहीं पारी वहां पे कराची में जहां पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है वहां ये जीत गए। इनको सिस्टम की समझ लगती है। जहां इस वक्त देखिए, गिलानी साहब जब वोट जीते थे, हम कहते थे वो फोन करा दे, हैंड करा दे, हफीज शेख हार गए, गिलानी साहब जीत गए। ये जनाब इन्होंने नारे भगने डाले, हकीकत देख रहे तो जमहूरियत का तहस तहस कर दी कि जहां पे इनके पास वोट नहीं है, हमारे पास नंबर ज्यादा थे, ये जीत गए। कहते इसको कहते हैं जरदारी का वार। ओ हजूर, ये जो जरदारी की सियासत है हमें इससे बिल्कुल आ रही है, हमें समझने से भी कासिर है। आप 2018 में कैसे जीते थे इन हालात में? अच्छा, तो फिर अब वो मनूवर कैसे किया सर आपने? मैंडेट का पता चल गया था बाय इलेक्शन में। पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा पॉइंट। देखे ना, सबसे पहले कौन सी जमात है जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक वो ऑर्डिनेंस जारी किया कि शो ऑफ हैंड की इलेक्शन करा दें? सबसे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इतराज किया, नहीं जी नहीं जी, इसको तकद्दुस पामाल हो जाएगा। तकद्दुस नहीं पामाल होगा, मंडी पामाल हो जाएगी, जिसमें बिकना था वो पामाल हो जाएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में आप ईवीएम इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं सर, और वहां पे मेयर और डिप्टी मेयर का जो इंतखाब है वो खुफिया रायशुमारी से, यानी कि डायरेक्टली करवाया जाएगा। वहां पे नून लीग को एतराज है, काफ लीग को एतराज है, जो आपकी इत्तेहादी है। क्यों एतराज कर रहे हैं? ये मना लिया इस पे नहीं, इस पे खुफिया पे एतराज उनको नहीं है। एतराज जो था वही था कि तहसीलें बहाल कर दी जाए और जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, जो टाउन कमेटीज हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। और डिप्टी चेयरमैन नहीं, डिप्टी चेयरमैन, जिला काउंसिलर और डिप्टी मेयर्स के जो ओहदे हैं उस पे उनको एतराज था, जिसपे अपोजिशन को भी, हमारे अलाइज को भी थोड़ा सा उस पे रिजर्वेशन थी। अदरवाइज इस पे खुफिया पे किसी को कोई एतराज नहीं था। वो बिल्कुल हमारा पॉइंट ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को ट्रायल करना है, जी मेरा हमारा पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का ट्रायल तो बल्दियात बेहतरीन टेस्ट हो सकता है। अच्छा, इसमें कोई इतना खास इशू नहीं है। इसमें कुछ अगर चीजों में थोड़ा फ्लॉज होंगे तो जनरल इलेक्शन से पहले एक मॉक एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हमने कहा किसके एतराज के जो आपके इत्तेहादी हैं पंजाब में जो वो एतराज कर रहे हैं आप पे, जी हमारे सेटल हो, छोटे मोटे इश्यूज हमारे सेटल हो जाएंगे। इसमें कौन सी ऐसी चीज है, घरों के अंदर होते हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अब भाई साहब, ये जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से पूछे, केपी और पंजाब में मुख्तलिफ क्यों है कवानीन? केपी और पंजाब में बल्दियाती कवानीन मुख्तलिफ क्यों है? एक ही पार्टी, एक ही हुकूमत के होते हुए ज्यादा खास डिफरेंस कोई नहीं है जी। उसमें सिर्फ इशू ये है कि जो नीचे वाली काउंसिलर्स की जो इलेक्शन है वहां पे आजाद या बगैर टिकट के इलेक्शन है और वहां पे आजाद उसके टिकट के साथ हो रहा है। ये इतना बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बिल्कुल रखें, इस पे जरूर रखें। जरूर जावेद भाई साहब, आप इस पे कमेंट लास्ट कर दें सर कि बल्दियाती इंतखाबात सिंध में अगर इन कवानीन पे होते हैं तो क्या वो गैर मुतनाज़ा होंगे? आप भी जा सकते हैं सिंध हाई कोर्ट, चूंकि पीएसपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चली गई है इस कानून के खिलाफ। पहले तो आपने आना बात साहब से पूछा कि आप 18 का इलेक्शन किस तरह जीते,
तो अगर आरटीएस का सिस्टम ना होता और कुछ और ताकतवर लोगों की सपोर्ट भी ना होती तो ये इलेक्शन जीतना। सर आपको पता है पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं कि आरटीएस बैठने से पहले हम बाज़ हलकों में जीत रहे थे, आरटीएस बैठने के बाद हम वहां हार गए, हमारी तो 25 सीटें ज्यादा होती हैं। दूसरी बात यह है कि जो डिस्का की रिपोर्ट आई है वो आपने पढ़ी है ना, पाना बास साहब ने 3-4 दफा पढ़ी है, उसमें सारी निशानदेही उन्होंने कर दिया कि इलेक्शन जीतते किस तरह। ठीक, आपकी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान में, उनसे दरखास्त करेंगे कि इस एक्ट को या तो वो वापस ले लें या फिर तरमीम कर लें तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेते हुए। ये आपने सजेशन दी तो मैं जरूर हम इनसे बात करेंगे। तो करें ना, आप अभी बैठे हैं। इससे भी बात को हमारा आपस में हर वक्त का राब्ता है, हम बात करते हैं, यहाँ भी करते हैं वहाँ भी। ये फैसला प्रोविंशियल असेंबली ने करना है। विकेट के दोनों तरफ आप दोनों नो प्रोविंशियल असेंबली कोई इख्तियार है, ये लॉ जो है ये प्रोविंशियल लॉ है। अगर सिंध की प्रोविंशियल असेंबली ने फैसला कर लिया, जो वो फैसला करेगा वो की सिंध में जो क़यादत है वो बहुत मुखालफत कर रही है। जो भी हो सिंध असेंबली जो फैसला करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ठीक है नासिर शाह साहब, फिर फाइनल है ये कानून या अमेंडमेंट हो सकती है? ऑपोजिशन के साथ आप इनको एतमाद में ले सकते हैं या बस इसी कानून के तहत इलेक्शन होंगे? अब जी बिल्कुल उनको एतमाद में ले रहे हैं, उनसे बात हमारी चल रही है। मैं 2-3 चीजों की वजाहत कर दूं कि जल्दी से प्लीज। जो पावर्स हैं वो स्पेशल लॉज के तहत इनको दिए जा रहे हैं, जिसमें कल भी हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई है, जिसमें जो इनकी देरीना मुतालबा था कि जी वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट, बिल्डिंग कंट्रोल, दीगर इदारों में वो हमने इनको दिए हैं, उसमें हम इनको दे रहे हैं। कानून साजी उस पर हो रही है और बल्कि हमने आज भी मैंने सबसे राब्ता किया है कि आप आए, बैठते हैं टेबल पे और जो है आपकी सजेशंस हैं कर रहे हैं वो आ जाएंगे। फिलहाल तो जरा अपना वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं ना पॉलिटिकली तौर पे, लेकिन वो आके बैठेंगे जरूर आएंगे। और जावेद अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।